Welcome back. My name is FCS Shantanu Bhandary. I welcome you all to the part number, or maybe the subject called as intellectual property right. And today we are discussing a particular chapter which is called as a chapter number 16. And as you can see for yourself, this chapter actually talks about the protection of plant variety and farmer rights. Now, इस chapter का ये part number 1 है. And हमेशा की तरह जैसे कि आप जानते हैं जो आपने 15 chapters इससे पहले देखे हैं, उम्मीद करता हूँ आपको हम अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे. एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो हमेशा हम करते हैं हर वीडियो में हर पार्ट में हम ऑब्वियसली करने की कोशिश करते हैं वो ये कि जिस भी चीज़ के बारे में हम बात स्टार्ट करने वाले होते हैं उसके बारे में थोड़ा जनरिकली समझते हैं कि वहाँ पे लिखा क्या है, सो दैट इन द एंड ऑफ द डे आपको ये हेल्प करे और आपको समझने में डेफिनेटली ईजीनेस हो. इसी तरीके से और इसी प्रोसेस को फर्दर कंटिन्यू करते हुए आइए इसके बारे में भी थोड़ी सी हम बात करते हैं कि ये चैप्टर है क्या. बिकॉज दिस चैप्टर एंड इसके एक और चैप्टर है इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में, लाइक अपार्ट फ्रॉम द अदर कंटेंट, बिकॉज प्रीवियस सिलेबस विच इज ओल्ड सिलेबस एंड न्यू सिलेबस में कंटेंट थोड़ा सा प्लस है. लाइक इन न्यू सिलेबस एज यू कुड सी, आप बुक देखेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा. जो उसके अंदर कुछ चीजें फर्क है वो ये है कि जो पुराने टॉपिक्स से लाइक इन ओल्ड मॉड्यूल वो अभी न्यू मॉड्यूल में भी हैं जो आपने प्रीवियस सेशंस में देखा भी होगा, बट उसके अंदर कुछ कहीं कंटेंट थोड़ा बहुत अलग रखा गया है. पर ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, लाइक चैप्टर नंबर 16 आपके सामने है, एक दो और ऐसे चैप्टर हैं जो ऑल टुगेदर एकदम डिफरेंट है, यानी पहले वो थे ही नहीं कभी भी किसी मॉड्यूल के कंटेंट या कोर्स के तरीके से, बट इस बार ICSI ने न्यू कोर्स उनको इंट्रोड्यूस कर दिया है. सो इसी तरीके से इसके बारे में अगर थोड़ा जनरली बात करें कि द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर राइट्स है क्या, सो आई थिंक क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो एरिया है वो अब उतना ट्रेडिशनली नहीं रहा, लाइक उसके अंदर और बहुत सारी वैरायटी ऑफ चीजें अब जुड़ती गई हैं. बिकॉज पहले जब आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते थे या किसी को बात करते हुए सुनते थे तो जनरली आप सुनते थे कि ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, शायद यहाँ तक बात ऑलमोस्ट खत्म हो जाती थी. धीरे धीरे यहाँ पे डिजाइन, जोग्राफिकल इंडिकेशन, देन ऑब्वियसली ट्रेड सीक्रेट्स, ये सारी चीजें आई. उसके बाद जैसे कि यहाँ पे लिखा है प्लांट वैरायटी, देन लेआउट, सेमीकंडक्टर्स, ये सब चीजें भी इंट्रोड्यूस होनी धीरे धीरे स्टार्ट हुई ओवर द टाइम पीरियड. जैसे कि आप जानते हैं इससे पहले हमने बहुत ही डिटेल में बात करी है ट्रिप्स के बारे में. सो ट्रिप्स इज अ काइंड ऑफ मोस्ट अपडेटेड अग्रीमेंट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जो कि बात करता है इंटरनेशनली कि हार्मोनाइजेशन कैसे रखा जा सके, लाइक बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, कैसे उनके अंदर एक सिमिलर अप्रोच रखी जाए कि वो आपस में डिस्प्यूट ना क्रिएट करें और आपस में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रमोट करने के बारे में बात करें. दिस इज व्हाट एक्चुअली ट्रिप्स टॉक अबाउट. ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप कहें कि सर आप प्लांट वैरायटी के बारे में नहीं बता रहे, आप जनरल बता रहे हैं, तो मैं वहां तक पहुंच रहा हूँ, बट मैं उसका एक बेसिक तैयार कर रहा हूँ जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए. बिकॉज बहुत बार हमारा एक क्वेश्चन होता है, जहां तक मैं समझता हूँ कि सर ठीक है ये ओपन बुक रीडिंग है तो इसमें तो कोई इशू आएगा नहीं, या एक स्टूडेंट अपने इंटरनल तौर पे भी सोच रहा है कि ठीक है इसको तो मैं लास्ट कुछ फ्यू डेज में देख लूंगा और इन द एंड तो मुझे बुक लेके जाना ही है तो क्या फर्क पड़ेगा. मैं आपको ये चीज गारंटी देता हूँ यहाँ से, आप इंडिया के डेफिनेटली अलग अलग पार्ट्स में इसको देख रहे होंगे, बट आई कैन एश्योर यू इन राइटिंग कि अगर आप बुक से देख के लिख रहे हैं, लाइक मैं अगर बुक से देख के लिख रहा हूँ, इफ आई एम अ स्टूडेंट एंड इफ आई एम राइटिंग डाउन और कॉपिंग एग्जैक्टली फ्रॉम द बुक, सो इट्स रियली इम्पॉसिबल फॉर मी कि मैं पास हो जाऊं. मतलब पास का मतलब 40-45 भी आ जाएंगे, बट वो बहुत मुश्किल है. बिकॉज एग्रीगेट में पास होना भी तो कहीं ना कहीं मैटर करता है, और कहीं ना कहीं का सबसे ज्यादा वही मैटर करता है. बहुत बच्चे आप में से जो आपके फ्रेंड्स होंगे, आप जानते भी होंगे, वो पास तो हो रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में, बट एग्रीगेट जो है वो कहीं ना कभी 2, 4, 5 मार्क्स से रह जा रहा है. तो जब ऐसा कोई एग्जाम में क्वेश्चन आया प्लांट वैरायटी को लेके, तो मैं इसी तरीके से बात स्टार्ट करनी है. तो ये साथ साथ लिखने का तरीका भी मैं आपको बताता जा रहा हूँ, बिकॉज एक बार बहुत बार जनरली ये क्वेश्चन माइंड में आता है कि सर लिखना कैसे है, क्या इसके बारे में आपने बताया. तो इसलिए मैं आपसे कहता भी हूँ कि मेरी हर वीडियो में मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि कहीं ना कहीं अलग अलग टॉपिक से रिलेट करके आपको बताऊं कि लिखना कैसे. और इससे पहले के जो वीडियोस हैं वहां पे डेफिनेटली मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया. बट एनीवे, सो जब इंडिया जो है वो ट्रिप्स का पार्ट बना, इंडिया ने 1995 जब ट्रिप्स एग्रीमेंट आया और इंडिया उसका एक सिग्नेटरी बना, तो ट्रिप्स क्या था, जैसे कि मैंने उसके बारे में बताया, अपने आप में एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट एग्रीमेंट था. तो उसकी एक कंडीशन थी कि हर कंट्री, अब हर कंट्री मतलब चाहे लीस्ट डेवलपिंग हो, चाहे डेवलपिंग हो, चाहे डेवलप कंट्री हो, हर कंट्री अपने इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी लॉज है उनको प्रमोट करेगी, उनको ट्रिप्स के स्टैंडर्ड का लेके आएगी. और यही एक तरीके की मजबूरी रही, कहते से एक तरीके से इंडिया की इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट की इंडिया को ऐसा लॉ लेके आना पड़ा. बिकॉज अगर आप देखिए यहाँ पे लिखा है प्लांट वेराइटी एंड फार्मर राइट. चलिए प्लांट वेराइटी हो सकता है एक सेकेंडरी टॉपिक हो,
बट इंडिया बीइंग एन एग्रीकल्चर लैंड, और आज से एग्रीकल्चर नहीं है, इंडिपेंडेंट से एग्रीकल्चर नहीं है, उससे कहीं पहले से एग्रीकल्चर है। कभी भी इंडिया की जब हम बात करते हैं, बुक्स में आप हिस्ट्री पढ़ के देख लीजिए और आप जानते भी होंगे कि आज डेफिनेटली चीजें बदल रही हैं, चीजें ऑनलाइन हो रही हैं, टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, बट आज से 100 साल पहले ऐसा नहीं था, 50 साल पहले ऐसा नहीं था। इंडिया वॉज सपोजिंगली एक तरीके से सोचा जाता था इंडिया के बारे में कहने के लिए कि इट्स एन एग्रीकल्चर लैंड। तो आप देखिए कि अगर एग्रीकल्चर लैंड थी और गवर्नमेंट इतना सीरियस थी, तो ये जो एक्ट है जो इन द ईयर 2001 में आया है, अगर यहाँ पे आप देखें जो मैंने हाईलाइट किया है, क्यों गवर्नमेंट पहले नहीं लेके आई? क्योंकि गवर्नमेंट को इसके बारे में कोई अवेयरनेस नहीं, गवर्नमेंट बिल्कुल भी इन सब चीजों को सीरियसली ले ही नहीं रही थी। कहने के लिए इंडिया एक एग्रीकल्चर लैंड थी, बट फार्मर्स की प्रोटेक्शन के लिए ऐसा कोई मैकेनिज्म बहुत ज्यादा था नहीं। बट इट इज ओनली आफ्टर द ट्रिप जो 1995 में साइन हुआ, और उसके हिसाब से जो हमने पहले काफी बात भी करी कि हर कंट्री को अलग अलग समय दिया गया कि इतने इतने समय के अंदर आपको अपने लॉस ट्रिप्स के बेसिस पे अपग्रेड करने हैं, नहीं तो आपकी जो कंट्री है, फॉर एग्जांपल इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, जो भी है, इन सारी कंट्रीज को एक तरीके से बॉयकॉट कर दिया जाएगा। तो इसी डर की वजह से, इसी इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से इंडिया, ये ऐसी जो कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उन्होंने ऐसे लॉज को इनैक्ट करना स्टार्ट किया, और यहीं से फार्मर के प्रोटेक्शन की बात स्टार्ट होती है। साथ साथ अगर आप देखें जो यहाँ पे ऊपर भी लिखा है प्लांट वेराइटी, सो फार्मर राइट्स क्या है कि प्लांट वेराइटी एंड फार्मर राइट्स जो है ये काइंड ऑफ एन इंटर रिलेटेड चीजें, लाइक एक से दूसरी चीज कनेक्टेड है, साइमल्टेनियसली ये सारी की सारी चीजें काम करती हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट प्लांट वेराइटी मींस कि मान लीजिए जब आप कोई भी नई चीज डेवलप करते हैं, चाहे कॉपीराइट है, चाहे पेटेंट है, एज एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के तौर पे, तो एज एन ओनर आपको बहुत सारी प्रोटेक्शन मिलती है अलग अलग समय के लिए। तो यही क्वेश्चन एक उठने लगा कि जब कोई एक फार्मर है, वो नया तरीके का प्लांट डेवलप कर रहा है, नई तरीके की सीड डेवलप कर रहा है, तो उसको भी तो प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, बिकॉज इन द एंड ऑफ द डे क्रिएटिविटी इज द बैकबोन ऑफ आईपीआर। चाहे वो पेटेंट हो, चाहे वो कॉपीराइट हो, चाहे डिजाइन हो, क्रिएटिविटी इज द बैकबोन ऑफ आईपीआर। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए क्रिएटिविटी कैन बी इन एनी फील्ड विच इज ऑब्वियसली फॉर द बेटरमेंट ऑफ द जनरल कम्युनिटी एज सच। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए ये भी तो होना चाहिए कि भाई फार्मर्स को भी उनके राइट का प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। फार्मर्स भी मेहनत कर रहे हैं, और इन द एंड ऑफ द डे जो भी वो चीज बना रहे हैं, जो भी सीड बना रहे हैं, जो भी प्लांट की वैरायटी बना रहे हैं, वो उनके यूज के तो आएगा ही आएगा, बट इन द एंड ऑफ द डे वो तो है कम्युनिटी का पार्ट ना। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए ये एक तरीके से आवाज उठने लगी, एक तरीके से रेवोल्यूशनराइज तरीके से गवर्नमेंट के सामने बात रखी गई कि इनके भी प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ लॉज या लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क होना चाहिए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने इन द ईयर 2001, जो अभी हमने थोड़ा सा देखा, एक नया एक्ट इनैक्ट किया जिसका नाम यहाँ पे प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन एंड फार्मर राइट एक्ट 2001 के नाम से लिखा गया है। साथ साथ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतता गया, नए नए रूल्स इस पे ऐड होते गए, बट डेफिनेटली एज कम्पेयर टू पेटेंट, एज कम्पेयर टू कॉपीराइट, एज कम्पेयर टू ट्रेडमार्क, ये अपने आप में काफी नया एक्ट है, लाइक 21st सेंचुरी का एक्ट है अपने आप में। सो नया एक्ट है, और डेफिनेटली ये इसलिए बनाया गया इन शॉर्ट कि ट्रिप्स के मैकेनिज्म को इंडिया को फुलफिल करना था। और यही नहीं, लेआउट सर्किट करके जो है वो भी इसीलिए आया। अगर शायद ट्रिप्स का प्रेशर ना होता तो मेरे ख्याल से ये इतनी जल्दी शायद चीजें नहीं आती। तो आइए लर्निंग ऑब्जेक्टिव से हम एक बार स्टार्ट करते हैं, बिकॉज मेरा ये मानना है कि हर चैप्टर में, स्पेशली ये जो चैप्टर्स हैं नए वाले, इनमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव भी थोड़ा अगर अपने आप भी आप रीड करें, वैसे मैं करा रहा हूँ, बट अगर किसी वीडियो में नहीं है तो एक बार 2 मिनट लगेगा, पूरा चैप्टर तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, तो एक बार आप थोड़ा सा ये भी देख लेंगे तो इट विल रियली हेल्प यू अ लॉट, बिकॉज एक समरी तरीके से बात यहाँ पे कही जाती है। आइए देखते हैं। तो लिखा इन द प्रेजेंट era of liberalization, globalization and fast-paced information technology, intellectual property right have emerged as a new global phenomena. An efficient, effective IPR is one which balance individual incentive and benefit with the wider needs of the society. While IPR are well-established institution in the manufacturing sector, their application to agriculture is still in the state of evolution. तो एक तरीके से जो मैंने ऊपर बात भी करी, उसी का आप यहाँ पे ब्रॉडर फॉर्म देख रहे हैं। मैंने आपको बेसिक समझाया कि जिस तरीके से पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क हैं, ये बहुत पुराने हैं, सभी अवेयरनेस है इसके बारे में, अच्छे तरीके से लोग जानते हैं, बट जैसे ही ये बात शिफ्ट हो जाती है एग्रीकल्चर सेक्टर में, वहां के लिए जो लॉज हैं, वहां के लिए जो प्रोविजन है, उसके बारे में अवेयरनेस डेफिनेटली काफी ज्यादा कम है, जो अब धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है, जैसे कि इस एक्ट को आने के बाद इंप्रूव हुई है। The key issue in agriculture sector is quite simple, that some agriculture innovations are imperfectly inappropriate. The imperfectly appropriatable may reduce innovators' incentive to invest in the improvement of such crops. Several forms of IPR are deployed in the sector of agriculture attempt to address the issue. Here it is relevant to mention the prevalent legal mechanism including patent, plant variety protection, trademark, trade secret and plant breeder right.
तो ये जो 2 पैराग्राफ काइंड ऑफ मैंने पढ़ दिए, इसमें सिर्फ इतना सही लिखा है जो बाकी जगह भी लिखा होता है कि अगर जो क्रिएटिविटी है, अगर कोई भी फार्मर जो है इतना समय इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि कोई सीड बनाना, कोई नया प्लांट बनाना इतना आसान नहीं है, उसके लिए डेफिनेटली कोई ना कोई R&D करनी है, और R&D मीन्स अ लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ मनी, या इन सिंपल वर्ड्स अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जैसे आप ट्रेडमार्क वालों को, पेटेंट या कॉपीराइट वालों को, जो भी ओनर्स हैं जो प्रोटेक्शन रजिस्टर करा रहे हैं, जैसे उन्हें आप प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो क्या ऐसे एग्रीकल्चर की फील्ड में जो फार्मर्स काम कर रहे हैं उन्हें प्रोटेक्शन नहीं दी जानी चाहिए? और अगर ऐसा होगा, आप उन्हें प्रोटेक्शन नहीं देंगे, तो फिर आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट मत करिए वो कुछ भी किसी भी तरीके से, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, वो कुछ नया करेंगे। क्योंकि आप खुद ही देखिए, ये एक ऐसा रिलेशन है जो हम नॉर्मल लाइफ में भी आप देखिए, गिव एंड टेक रिलेशन है। हम सोसाइटी के लिए, अगर यहाँ पे जो लोग हैं जो बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, फायदा उनका खुद का भी है, बट उनका फायदा एक लिमिटेड स्पैन के लिए होगा। जब आप देखिए कॉपीराइट के बारे में बात करते हैं, तो कॉपीराइट भी ऐसा नहीं होता कि कभी भी खत्म नहीं होगा, ऐसा कहीं नहीं कहा जाता। खत्म तो होगा, कुछ समय ज्यादा, कुछ समय कम, लाइफ टाइम प्लस 60, लाइफ टाइम प्लस 50, अलग अलग हैं जो आपके पूरे चैप्टर में हमने डिस्कस किए। पेटेंट भी 20 साल बाद, तो 20 साल बाद तो टेक्नोलॉजी एटलीस्ट पब्लिक डोमेन में ही आनी है। तो ये एरिया उससे इसलिए पूरा का पूरा रिलेट नहीं करता, बिकॉज ये एक एग्रीकल्चर की बात है। इंडिया बीइंग एग्रीकल्चर कंट्री, और यहाँ पे अगर फार्मर्स को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी तो फिर एग्रीकल्चर कंट्री कहलाने का फायदा ही क्या हुआ? तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अलग अलग लॉज एनैक्ट करे जा रहे हैं। देखिए लिखा भी है, इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव पास लेजिस्लेटिव ग्रांटिंग फार्मर राइट इन द फॉर्म ऑफ प्लांट वेराइटीज प्रोटेक्शन एंड फार्मर्स राइट 2001. Indian law is unique in that it simultaneously aimed to protect both farmers and breeder right. The Indian case assume immense importance due to country lead in establishing legal framework on farmer right, and also significant as India Gene Center is recognized for its native wealth for plant genetic resources. I think आप सभी को पता है कि जब हम बात करते हैं लाइक नेचुरल रिसोर्स के बारे में, सो इंडिया में ये तो नहीं कहता कि इज दी ओनली कंट्री, बट इंडिया इज डेफिनेटली वन ऑफ द कंट्री इन द वर्ल्ड जो कि नेचुरल रिसोर्सेज के तौर पे बहुत ज्यादा रिच है। आप समझते हैं नेचुरल रिसोर्स वो सारी की सारी चीजें जो हमें नेचर से मिलती हैं, अपने आप मिलती हैं, दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज। तो उस तौर पे इंडिया डेफिनेटली वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड है। ये एक अलग बात है कि नेचुरल रिसोर्सेज का हम इतनी अच्छे तरीके से शायद यूज एट टाइम्स नहीं कर पाते, पर दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरी कंट्री। तो ये बात बताई यहाँ पे भी गई है कि इंडिया अपने आप में पहली कंट्री है दुनिया की जो कि ये ऐसा लॉ लेके आई है, और हो भी क्यों ना, बिकॉज ऑफ द रीजन की एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई कंट्री है। मेजोरिटी ऑफ द सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी एटलीस्ट जो है वो एग्रीकल्चर में काम करता है, एग्रीकल्चर में लाइवलीहुड अपनी बिताता है। ये सही है कि आज समय के साथ चीजें बदल रही हैं, बिकॉज डेफिनेटली कंपटीशन बढ़ रहा है एंड बाकी सब चीजें, बट एक डेफिनेटली अगर देखा जाए एज अ होल तो इंडिया was always mentioned to be an agriculture land। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो लॉ है ये पास किया है, और इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना सा ही है कि जो प्लांट वेराइटी हैं, जो फार्मर हैं, उनको जो भी वो नया चीज डेवलप कर रहे हैं, सीड्स, फर्टिलाइजर्स वगैरह, उनके लिए उनको प्रोटेक्शन दी जाए। दैट इज द होल सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट। तो आई थिंक ये बेसिक बात आपको यहाँ पे समझ में आई होगी। लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये मत कहिएगा कि सर आपने उस चैप्टर में लर्निंग ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ाया, ये ऑल टुगेदर नया एक्ट है, कहीं था नहीं कभी भी, तो इसलिए मैंने इसके बारे में पढ़ा है। बाकी तो हम जब डिटेल में जाते हैं तो लर्निंग क्या, एक एक चीज पढ़ लेते हैं तो अच्छे तरीके से समझ तो आना 100% गारंटीड है। तो इसीलिए, बट फिर भी इसको मैंने इसलिए पढ़ा दिया जिससे कि कोई कंफ्यूजन किसी स्टूडेंट के माइंड में ना रहे। एक और पैराग्राफ भी है, वो भी देख ही लेते हैं। As we have dedicated legislation in the form of protection of plant variety and farmer right 2000, which work as an effective legal system for protection of plant variety, the right of farmers and plant breeders, and to encourage, देखिए क्या लिखा है, encourage the development of new variety of plant. This chapter aims at appraising the student with each and every minute detail of the act in order to assist in effective implementation of the plant variety and to recognize and protect the right of the farmers in respect of the contribution made। तो ये पैराग्राफ में वही बात लिखी है कि भाई फार्मर्स को मोटिवेट किया जा सके, कैसे वो आगे आए, एनकरेज हो, नई वेराइटीज बनाए प्लांट्स की, चीजों की, जिससे कि ओवरऑल इकोनॉमी, ओवरऑल कंट्री की डेवलपमेंट हो। इसीलिए ये एक्ट बनाया गया है। अब आइए इसके बारे में डिटेल में बात करना स्टार्ट करते हैं। सो एज हमने ऊपर बात करी, जो नया एक्ट है इसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट एक्ट 2001। ठीक है, सो काफी नया एक्ट है। आगे स्टार्ट करते हैं। अब जनरली हम सारी बात ये कर चुके हैं जो हम यहाँ पे अब देखने वाले हैं, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, बट जैसे कि आप जानते हैं हम एक एक चीज पढ़ रहे हैं, जिससे कि ओपन बुक रीडिंग जो है वो बाकी स्टूडेंट्स के लिए ओपन होगा, वो ढूंढेंगे कहाँ पे क्या। हमें तो पूरी बात पता होगी, ये सर ने उधर बताया था, इसकी एक्सप्लेनेशन ये बताई थी, और जैसे कि मैं आपको हर बार रिमाइंड कराता आया हूँ और आगे भी कराता रहूंगा अगर मुझे याद रहेगा,
कि जहां आपको लगता है कोई चीज रिलेवेंट है और आपको लगता है कि भूलने की पॉसिबिलिटी है, वहां पे बुक में जहाँ स्पेस दे रखा है ऊपर इधर इधर थोड़ा बहुत लिखते रहिए उन सब चीजों को, जिससे कि आपको एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि पूरी वीडियोस तो आप एग्जामिनेशन से एक दिन पहले एनी केस देख ही नहीं सकते, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लिखा है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इफेक्टिव लीगल सिस्टम फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी, द राइट ऑफ फार्मर्स एंड प्लांट ब्रीडर्स and to encourage the development of new variety of plant, it was considered necessary by the legislature, मतलब law making body। और इंडिया में law making body कौन है? पार्लियामेंट ही तो है जो लॉज बनाता है। To recognize and protect the right of the farmers in respect of their contribution made at any time in conserving, improving, making available plant genetic resources for the development of the new plant varieties। तो ये काइंड ऑफ एन एक्ट का प्रियम्बल है जिस वजह से एक्ट आया है, जिससे कि प्लांट वैरायटी को, फार्मर राइट्स को एक बेटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी जा सके, जिससे कि वो नए, क्योंकि देखिए जब आप किसी को चाहे फिर इसको कॉपीराइट से जोड़िए, चाहे पेटेंट से जोड़िए, चाहे और किसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के तौर पर जोड़िए, जो ओनर है अगर उसके क्रिएटिविटी को एनकरेजमेंट मिलेगा तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, और ज्यादा मोटिवेट होगा और ज्यादा अच्छा काम करेगा। तो ऐसे यहाँ पे भी है कि अगर प्लांट वैरायटी को प्रोटेक्ट किया जाएगा तो जो फार्मर है वो आगे नई कोशिश करेगा, नया R&D करेगा, बेटर क्रॉप बनाएगा, बेटर प्रोडक्टिविटी देगा, जिससे कि बहुत सारी चीजें इफेक्ट होंगी। क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कोई अब एक छोटी सी चीज नहीं रही, इट इंक्लूड वेरियस थिंग्स। और डेफिनेटली इन द एंड ऑफ द डे ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि जितनी ज्यादा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमारी कंट्री में होगी उतना ज्यादा हमारी कंट्री का नाम होगा थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो इसी तरीके से फार्मर्स के राइट को प्रोटेक्ट करते हुए, उनको और बेटर एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हुए जो एक्ट है ये लाया गया है। Keeping the above consideration in mind, the Government of India enacted the Protection of Plant Variety and Farmer Right Act, जिसको PPV and FR भी कहा गया है। So Protection of Plant Variety and Farmer Right Act, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, याद रखिएगा PPV and FR, which is Protection of Plant Variety and Farmer Right Act 2001। They were adopting a sui generis system। अब sui generis क्या है ये भी आपको explain करूंगा 2 मिनट में मैं। So it is also important to note that the legislation is not only in conformity with the International Union for the protection of new varieties of plant, but also has sufficient provision to protect the interests of the public sector breeding institution and the farmers। Therefore, the objective behind bringing such legislation is in India was not only to comply with the अब आपको समझ में आ रहा है कि thus the objective behind bringing the legislation in India was not only to comply with the international obligation। कुछ देर पहले याद है मैंने बताया था कौन सी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन, ट्रिप्स। तो कह रहे हैं कि ये जो एक्ट आया है वो यही ना समझे कि सिर्फ हम ट्रिप्स की वजह से लेके आए हैं, और भी इसका ऑब्जेक्टिव है। बट ये डिनाई नहीं कर रहे, ये नहीं कह रहे कि हम ट्रिप्स की वजह से नहीं लाए हैं, ट्रिप्स ने हमें नहीं कहा था। ट्रिप्स तो एक वजह थी, बट क्या सिर्फ वही वजह थी? वो कह रहे हैं वो बात नहीं है, और अलग अलग रीजन से। बट हाँ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का प्रेशर बनाना इंडिया पे कि भाई वो एग्रीकल्चर लैंड है और उसको ट्रिप्स के बेसिस पे अगर कंप्लाई अपने आप को रखना है तो उसको नए लॉज लाने पड़ेंगे, कॉन्टिन्यूसली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को अपग्रेड करना पड़ेगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट वजह है, एक इंपॉर्टेंट रीजन है इस एक्ट का आने का। So was not only to comply with international obligation, but also motivated by the consideration of the protection of right of farmers and plant breeders, and in general to encourage development of new varieties of plants. The main aim of this act is to establish an effective system for the protection of plant varieties and the right of the breeders, and to encourage the development of new varieties of plants. तो simple words में ये एक्ट आने का जो ऑब्जेक्टिव था, जो हम पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन में, लाइक फर्स्ट पैराग्राफ में, और दोबारा से वही बात अलग अलग वर्ड्स में लिखी है, वो यही कि जो फार्मर्स हैं वो एक्चुअली मोटिवेट हों, और ना ही सिर्फ फार्मर्स मोटिवेट हों बट वो अच्छी प्लांट्स की जो वेराइटीज है उनको प्रोड्यूस करें, ज्यादा R&D करें, और वो एनकरेज हों, उन्हें उनकी क्रिएटिविटी रिवॉर्ड मिले तो ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर पाए। ये सारे के सारे एक तरीके से इस एक्ट के पीछे लाने के ऑब्जेक्टिव थे। कुछ देर पहले मैंने यहाँ पे sui generis सिस्टम लिखा, आई थिंक पहले के वीडियोज में मैंने भी एक्सप्लेन भी किया है, बट अगर आपको नहीं याद है या आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आपके लिए दोबारा भी एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे देखिए, आई एम श्योर मैंने एक्सप्लेन किया है, बट जैसे कि मैंने अपने आप अंडरलाइन कर दिया और मुझे समझाना है, सर डेफिनेटली एक्सप्लेन। होता क्या है कि ट्रिप्स के कॉन्टेक्स्ट में sui generis है। अब देखिए, जैसे कि आप जानते हैं, मैंने ट्रिप्स के बारे में ऑलरेडी काफी सारी बात आपसे कही। तो ये या तो ये था कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर सिर्फ बात करूं, क्योंकि हम उसी लॉ पे चल रहे हैं, एक चैप्टर आपकी बुक में अगर आपको याद हो, आई थिंक चैप्टर नंबर 3 है, रोल ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। वहां पे हम क्या कर रहे हैं, थ्रू आउट द वर्ल्ड किस तरीके के IPR चल रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, बट यहाँ पे हम इंडिया पे फोकस रखेंगे बिकॉज ऑफ द रीजन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे बात हो रही है। तो ट्रिप्स ने क्या बोला सारी कंट्रीज को, नॉट ओनली इंडिया, सारी कंट्रीज को थ्रू आउट द वर्ल्ड, कि भाई देखिए आपके पास 2 ऑप्शन है।
ट्रिप्स ने क्या बोला सारी कंट्री को कि सर आपके पास दो ऑप्शन है। क्या क्या ऑप्शन है? या तो आप जो ट्रिप्स के अग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, चाहे वो पेटेंट की है, चाहे कॉपीराइट की है, चाहे ट्रेडमार्क की है, चाहे डिजाइन की है, चाहे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की तौर पे ट्रिप्स में बताया हुआ है, या तो कंट्री अपना कोई भी लॉ ना लाए और जो भी ट्रिप्स में दिया हुआ सारी चीजें एज इट इज अपने पे एप्लीकेबल कर ले। मेरी बात समझ रहे हैं? सारी चीजें, मतलब मान लीजिए जो कंट्री है वो पेटेंट और कॉपीराइट का लॉ तो उसने बनाया है बट ट्रेडमार्क का लॉ नहीं बनाना चाहती, तो ट्रिप्स कह रहा है कोई बात नहीं, जो हमारे ट्रिप्स के अंदर ट्रेडमार्क के प्रोविजन है वो अपनी कंट्री पे आप एप्लीकेबल कर लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है और आपको हम ट्रिप्स कंप्लाइंट कंट्री मान लेंगे। पहला ऑप्शन ये है कि आप ट्रिप्स को फॉलो करिए, बट जैसे कि आप जानते हैं, अब हम दूसरे ऑप्शन की तरफ आते हैं, बट जैसे कि आप जानते हैं कि हर कंट्री की ज्योग्राफिकल रिक्वायरमेंट्स, हर कंट्री के जो लोग हैं उनका माइंडसेट, हर कंट्री का लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, हर कंट्री का एजुकेशनल लेवल, सब चीजें अलग अलग हैं। एवरी कंट्री इज यूनिक टू वन अदर। तभी तो कंपनीज एक्ट जो इंडिया का है वो पाकिस्तान में नहीं चल सकता, और जो पाकिस्तान का है वो भूटान में नहीं चल सकता। साइमल्टेनियसली जो यूएस का है वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं चल सकता, जो ऑस्ट्रेलिया का है वो सिंगापुर में नहीं चल सकता। सब कंट्री यूनिक है। तो पहला ऑप्शन ये था। दूसरा ऑप्शन ये था कि ठीक है, अगर किसी कंट्री को लगता है, क्योंकि ट्रिप्स अग्रीमेंट तो एक था और कंट्रीज अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है, कुछ डेवलप्ड हैं, कुछ डेवलपिंग है, कुछ लीस्ट डेवलप्ड हैं, तो जो अगर किसी कंट्री को ऐसा लगता है कि ट्रिप्स के जो प्रोविजन है वो बहुत हार्श हैं, तो वो सेकंड ऑप्शन पे जाएं और सेकंड ऑप्शन में वो क्या करें, स्यू जनरस पे काम करें। स्यू जनरस का मतलब क्या है? यूनिक इन इट्स ओन काइंड। यूनिक इन इट्स ओन काइंड मतलब ये कि जैसा कंट्री को लगता हो, जैसे इंडिया है, इंडिया ने ट्रिप्स को फॉलो नहीं किया, क्या किया, अपना खुद का लॉ बना लिया। स्यू जनरस यही कहता है कि अगर किसी को लगता है कंट्री को कि जो ट्रिप्स के प्रोविजन है वो बड़े हार्श हैं और शायद वो कंट्री उसको फुलफिल नहीं कर सकती, तो ट्रिप्स की गाइडलाइंस को यूज करते हुए वो कंट्री अपनी रिक्वायरमेंट को सूट करते हुए एक अलग से लॉ बना सकती है। दैट इज कॉल्ड एज स्यू जनरस। बट जैसे कि हम बात कर रहे हैं ट्रिप्स के कंप्लायंट रहना चाहिए, बट ट्रिप्स तो क्या कर रहा है, हर कंट्री को एक नजर से देख रहा है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो अपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आप जब लॉ बनाते हैं उसको स्यू जनरस कहते हैं। और इंडिया ने भी क्योंकि लॉ ट्रिप्स के गाइडलाइंस के बेसिस पे बनाया और ट्रिप्स को एग्जैक्टली पूरा का पूरा फॉलो या फुलफिल नहीं किया, तो इसलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं स्यू जनरस। देखिए लिखा भी है अडॉप्टिंग अ स्यू जनरस सिस्टम, तो ये स्यू जनरस का मतलब है। फर्दर लिखा है द लेजिस्लेशन रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ कमर्शियल plant breeder and farmer engaged in plant breeding activity, and also provide for the implementation of TRIPS agreement, which in a way support the specific social economic interest of all stakeholders, including public and private research institution and other resource constrained farmers. तो एक तरीके से देखिए ये एक्ट जो था इसका ऑब्जेक्टिव यही नहीं था कि सिर्फ प्राइवेट जो फार्मर्स हैं, जो निजी फार्मर्स हैं, जो अपना पैसा लगा के सीड डेवलप कर रहे हैं, उनको मोटिवेट किया जाए या प्राइवेटिज्म को बढ़ाया जाए, ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था। चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे पब्लिक सेक्टर हो, चाहे रिसर्च इंस्टीट्यूशन हो, किसी भी तरीके का कोई भी इंसान हो जो फार्मिंग या एग्रीकल्चर की एक्टिविटी में एंगेज होता है, रखता है अपने आप को, या उसके बारे में उसका कोई इंटरेस्ट है, एवरी इंडिविजुअल और एवरी एसोसिएशन इज इनवाइटेड कि अगर वो कुछ नया R&D करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्लांट, इन टर्म्स ऑफ द एग्रीकल्चर, तो इस एक्ट का वो फायदा लेके अपने आप पे वो जो नई चीज उन्होंने बनाई है, चाहे वो प्लांट की कोई वैरायटी है, चाहे वो सीड की कोई वैरायटी है, वो अपने आप में इस चीज को इस एक्ट के तौर पर रजिस्टर्ड करा सकते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट वाज नॉट टू प्रमोट ओनली प्राइवेटाइजेशन बट एक्चुअली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। उसके अंदर पब्लिक भी आएगा, प्राइवेट भी आएगा, रिसर्च इंस्टीट्यूशन भी आएंगे और वो सारे के सारे फार्मर्स भी आएंगे जो कुछ नया करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ द प्लांट वैरायटीज। To implement the provision of the, अब ये एक्ट आप जानते ही हैं जो हमने ऊपर पढ़ा था, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आता है ये। एस्टैब्लिश अ बॉडी बाय द नेम ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर राइट अथॉरिटी इन द ईयर 2005 itself. The authority is headed by the chairperson who is the chief executive. Beside the chairperson, the authority also has 15 members. जैसे हम डिटेल में नीचे जाएंगे we'll come to know ये जो 15 members हैं ये कहाँ कौन कौन से एरिया से आएंगे। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का काफी रोल होगा, बिकॉज शायद आपको ये पता है, आप तो लॉ के एक तरीके से एक्सपर्ट हैं, सीएस को लॉ का एक्सपर्ट माना जाता है ना, उससे ज्यादा लॉ कोई जान नहीं सकता, मतलब इतना ज्यादा लॉ सीएस के स्टूडेंट को, सीएस के बच्चे को पढ़ाया जाता है कि ये उम्मीद उससे लगाई जाती है कि ठीक है कोई नया लॉ भी आएगा तो उसका दिमाग इतना डेवलप हो चुका है कि अगर वो उसको पढ़ेगा तो उसकी इंटरप्रिटेशन या बेस्ट इंटरप्रिटेशन जो है वो सीएस ही निकाल सकता है। तो ये बात मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि आप जानते होंगे, शायद आपने एग्जीक्यूटिव में पढ़ा होगा, बिकॉज वो एक बेसिक है सीएस का। जो बच्चे फाउंडेशन क्लियर कर लेते हैं वो सोचते हैं बड़ा एक तरीके से कि भाई ठीक है
अब तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे तो लाइव इजी है, बट उन्हें पता नहीं कि असली पिक्चर तो एग्जीक्यूटिव में और फिर फाइनल में तो उसका ट्रेलर दिखा जाता है। ट्रेलर इन द सेंस दी एंड जो होता है वो तो फाइनल के बाद ही होता है। तो आपने शायद एग्जीक्यूटिव में पढ़ा होगा, एक होता है स्टेट लॉज, एक होता है सेंट्रल लॉज। तो ये जो लॉज है प्लांट वाला जो अभी हम पढ़ रहे हैं, मैं सिंपल वर्ड्स में प्लांट वाला कह रहा हूँ बिकॉज बहुत बड़ा नाम है। सो जो ये लॉ अभी हम पढ़ रहे हैं, दिस इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट, और इसीलिए हम देखेंगे जो 15 मेंबर्स की बात करी जा रही है, चेयरपर्सन एक होगा, उसके अलावा 15 लोग और होंगे। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट एक तरीके से अपॉइंट करेगी, या हम ये भी कह सकते हैं जब नीचे पढ़ेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक मेजर रोल रहेगा टुवर्ड्स द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल दोस पर्सन। लिखा भी है, देखिए 8 of such members are the ex officio members representing various ministries, 3 from SAU and the state government, 1 representative farmer से आएगा, एक ट्राइबल से ऑर्गेनाइजेशन से, एक सीड इंडस्ट्री से, और एक वुमेन ऑर्गेनाइजेशन से आएगा जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में वुमेन काम करती हैं, नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ द अथॉरिटी इज एक्स ऑफिशियो मेंबर। मतलब क्या होता है, किसी को पता है एक्स ऑफिशियो मेंबर? एक्स ऑफिशियो मतलब जो पहले एक तरीके से ऑफिस में रह चुके हैं, दैट इज एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। तो वो जो है एक बार ऑफिस से, एक बार उनका मेन टर्म हुआ, उसके बाद वो सेकंड टाइम जो होगा उनको अपॉइंट किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन जो पोजीशन है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। सो एक चेयरपर्सन होगा, बाकी जो लोग होंगे वो 15 होंगे, और वो अलग अलग कैटेगरीज में जो हमने यहाँ पे पढ़ा उस बेसिस पे नॉमिनेट किए जाएंगे। आपने यहाँ पे देखा होगा, अगर यहाँ पे एक वर्ड भी और लिखा है जिसका नाम है फ्रॉम SAU। SAU मतलब स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज। तो बिकॉज इन द एंड ऑफ द डे जब हम प्लांट वैरायटी, फार्मर राइट के बारे में बात कर रहे हैं, पूरा फोकस एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो ये बिना ही आई थिंक सोचे हुए ये बात हमारे दिमाग में शायद आएगी कि जो भी लोग यहाँ पे रहेंगे, इवन जो विमेन भी हैं, वो भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से आ रही हैं या आएंगी जो कि एग्रीकल्चर से रिलेट करता है। सो SAU स्टैंड्स फॉर स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। उसी इसको फर्दर बताते हुए लिखा है, टू अंडरस्टैंड द नीड टू ब्रिंग सच लेजिस्लेशन इन इंडिया इट इज नेसेसरी टू लुक एट द लैंग्वेज ऑफ द प्रीएम्बल। और प्रीएम्बल मतलब क्या होता है? इंट्रोडक्शन। ये वेयरएज वगैरह आपने देखा होगा, आप जब नॉट श्योर आपने मेरी ड्राफ्टिंग की क्लासेस परचेज करी हैं या नहीं करी हैं, बट ड्राफ्टिंग में आप लिखते हैं ना वेयरएज, फिर एंड वेयरएज, इस तरीके से लिखते हैं। बट प्रीएम्बल का जो जनरल मतलब है, प्रीएम्बल एक्चुअली मीन्स एन इंट्रोडक्शन, जिस बारे में ये पूरा का पूरा एक्ट है, उस तरीके से ये बात यहाँ पे लिखी जा रही है। आप कभी कोई नॉवल पढ़ते हैं तब भी उसके स्टार्टिंग में हो सकता है लिखा हो कि ये प्रीएम्बल है। प्रीएम्बल मतलब क्या है? एक बेसिक इंट्रोडक्शन, जो रीडर है उसको आइडिया लग जाए कि जो वो चीज पढ़ने वाला है, व्हाट इज इट ऑल अबाउट। सो प्रीएम्बल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है, वेयरएज इट इज कंसिडर्ड नेसेसरी टू रिकॉग्नाइज and protect the right of the farmers in respect of their contribution made at any time in conserving, improving, of making available plant genetic resources for the development of the new varieties. And whereas for accelerated agriculture development in the country, accelerated मतलब increase, it is necessary to protect plant breeder right, to stimulate investment for R&D both in public and private sector for the development of the new plant variety। ये बात हमने पहले भी कुछ देर पहले करी है कि पब्लिक सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर है, इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाना नहीं है। पब्लिक है, प्राइवेट है, रिसर्च, यूनिवर्सिटीज हैं, कुछ भी है जो कि एग्रीकल्चर के फील्ड में काम करता है, और किसी भी तरीके से कोई नया प्लांट वैरायटी, सीड या फार्मर राइट्स के तौर पे बात करी जाती है, उस तरीके से इस एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन है। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है, आप ऐसे कहें तो गलत नहीं है, कि फार्मर राइट जो है सेकेंडरी है। पहले फार्मर कुछ बनाएगा और जो चीज उसने नई बनाई है उसके बारे में जब फार्मर को प्रोटेक्शन मिलेगी, तो ये होगा एक तरीके से प्लांट वैरायटी जो फार्मर ने बनाया है, और उसके अगेंस्ट जो फार्मर को प्रोटेक्शन मिल रही है, दैट इज प्रोटेक्शन फॉर द फार्मर्स। क्योंकि आप देखिए जो चैप्टर की हेडिंग है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है ना, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर राइट। तो पहले प्लांट वैरायटी फार्मर को डेवलप करेगा, और उस प्लांट वैरायटी को जो डेवलप किया है फार्मर ने, जब इसके लिए उसको एक तरीके से रिवॉर्ड दिया जाएगा, तो वो चीज फार्मर का राइट हो जाएगी कि बिना फार्मर की परमिशन के जो फार्मर ने प्लांट वैरायटी डेवलप करी है उसको कोई भी यूज नहीं कर सकता। And whereas such protection will facilitate the growth of the seed industry in the country, which will ensure availability of the high quality seed planting material for the farmers, and whereas to give effect to the aforesaid provision, aforesaid means the above mentioned provision, it is necessary to undertake measures for the protection of the right of farmers and plant breeders। तो एक तरीके से देखिए लॉन्ग एंड शॉर्ट जो पूरी बात का निकल रहा है, वो हम अलग अलग तरीके से इस पूरे के पूरे टॉपिक में, अभी फर्स्ट पेज ऑलमोस्ट खत्म है, तो उसके बारे में हम बात करते आए हैं, और एक्सटेंसिवली मैंने अलग अलग तरीके से समझाया है, और यही बात बार बार वर्ड चेंज करके लिखी गई है, और आपको अब मुझे उम्मीद है अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। जो लाइन अभी अभी मैंने पढ़ी उसमें भी यही लिखा है कि जो बात हमने ऊपर करी है उस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए, इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव यही है कि जो फार्मर्स हैं, जो R&D कर रहे हैं, नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाए।
अब आप देख लीजिए, कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था, और यही फायदा है मेरी वीडियोस का, बिकॉज अब अगर आप एक बार देख लेते हैं, आई कैन अश्योर यू 100% एक बार अच्छे तरीके से देखते हैं, क्योंकि एक ऑप्शन होता है आपके लैपटॉप में, हो सकता है आप यूज जनरली करते भी होंगे, आप स्पीड बढ़ा सकते हैं ना, 1 को 2 को 2.5 कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा मेरे केस में कॉशियस रहिएगा, बिकॉज आपने इतने मेरे वीडियोस देखे हैं, आई स्ट्रांगली बिलीव आपने मल्टी डिसिप्लिनरी जो 115 या 20 घंटे की क्लास है वो भी आपने देखी होगी, उसके अंदर अगर आप देखिए तो 5 घंटे ही निकाल दीजिए, कि 5 घंटे भी शायद नहीं होंगे पूरे उसमें, जो मैंने कोई लेफ्ट राइट फालतू की बात करी हो। तो जब आप मेरी वीडियोस बहुत पेस में देखें तो शायद बड़ा ध्यान से सोच के चलिएगा, बिकॉज हो सकता है मैं कोई इंपॉर्टेंट बात करूं तो वो फिर आपकी स्किप हो जाएगी, क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप देखिए यहाँ पे लिखा है वेयर एज इंडिया हैज रैटिफाइड मतलब अग्री किया ऑन द अग्रीमेंट ऑफ ट्रिप्स trade related aspects of intellectual property right make provision for giving effect to this of para this of article 27 in part second of the agreement related to the protection of plant variety। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ ट्रिप्स के बारे में थोड़ा सा जिक्र है, बट मैंने इसके पहले जब यहाँ पे देखिए जो बात मैंने आपको समझाई थी सारा बता दिया था ना, ट्रिप्स का कैसे मैकेनिज्म चलता है, कैसे इंटरनेशनल लेवल पे प्रेशर पड़ा तो हमें ट्रिप्स को लेके आना पड़ा, ये सब बात जो एकदम स्टार्ट में मैंने करी थी वही बात यहाँ पे लिखी गई है। फिर इसी चीज को बनाते हुए आगे कह दिया गया, उसी फर्दर एक्सप्लेन करते हुए एज मेंशन अबव इंडिया बीइंग द मेंबर ऑफ WTO बीइंग द सिग्नेटरी ऑफ ट्रिप्स enacted the Protection of Plant Variety and Farmer Right Act 2001 for which rules were also subsequently notified in 2003। तो एक्ट 2001 में आया, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे इसके अंदर प्रोग्रेस होती गई। अब यहाँ पे भी देखिए कि 2003 में रूल्स आए, जबकि 2005 का जो ईयर था उस समय के अंदर अगर आप देखिए एक नई काइंड ऑफ अ डिपार्टमेंट बनाया गया जिसका नाम था डिपार्टमेंट फॉर एग्रीकल्चर, सॉरी जिसका नाम था यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर राइट्स अथॉरिटी। ये कब बना? 2005 में। तो एक्ट 2001 में आया, 3 में उसके रूल्स आए, 5 में एक तरीके की सेपरेट अथॉरिटी बना दी गई जो कि प्लांट जो वेराइटीज हैं, जो फार्मर राइट्स हैं, इनसे रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट होगा या जो भी और कुछ बात होगी उसको सॉर्ट आउट करने में हेल्प करेगी। तो ये गैजेट में लिख भी दिया गया, अंडर द एक्ट इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड अपॉन इट अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3 the central government established the protection of plant variety and farmer right on 11th November 2005। the act provides that in order to specifically promote the encourage करना for the development of new variety of plant and to protect the right of the farmers and breeders, the authority shall provide for registration of new and extant plant variety। extant मतलब वो चीज जो अभी अवेलेबल है जिसके बारे में लोग जानते हैं, क्योंकि in the end of the day जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोई एक चीज होती है इसका नाम है मूवी, हम सभी जानते हैं इसका नाम होता है एक चीज है, किसी का नाम है ड्रामा, कोई एक चीज है जिसका नाम है पोएम, किसी एक चीज का नाम है नॉवल। तो ये तो बड़ी बेसिक बात है, बट वो नॉवल हर बार अलग हो सकती है, उसकी स्टोरी, उसका प्लॉट हर बार अलग हो सकता है। तो यहाँ पे भी यही है कि किसी भी तरीके से अगर कोई भी फार्मर एक नई वैरायटी के तौर पे कुछ चीजें रजिस्टर कराना चाहता है, या फिर कोई भी फार्मर जो ऑलरेडी चीजें एग्जिस्टिंग है उसमें इंप्रूव करके कुछ रजिस्टर कराना चाहता है, तो वो इस एक्ट के अंदर रजिस्टर करा सकता है। होप हम सभी समझते हैं एक चीज है इन्वेंशन और एक है इनोवेशन। सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन्वेंशन इज समथिंग जो सबसे पहली बार कर रहे हैं, अगर आप उसी चीज के अंदर कुछ नए नए चेंजेस लेके आ रहे हैं तो वो डेफिनेटली फिर इन्वेंशन नहीं, फिर वो इनोवेशन की कैटेगरी में आएगा। सो इन्वेंशन इज द वेरी फर्स्ट टाइम, और उसके बाद जब आप चेंजेस कर रहे हैं तो दैट इज इनोवेशन, बिकॉज यू आर डेवलपिंग और फर्दर इंप्रूविंग, तो वो भी चीजें इसके अंदर रजिस्टर हो सकती हैं। तो कोई भी चीज चाहे न्यू हो या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हो वो इस एक्ट के अंदर रजिस्टर हो सकती है। डेवलप, कैरेक्टराइज and document the registered varieties, create compulsory cataloging facility for all varieties of plants, ensure the seeds of the variety registered under the act are available to the farmers, and provide for compulsory license, collect stats with regard to the plant variety including contribution of any person at any time in evolution, मतलब develop करने में, बढ़ाने में, तो development of any plant variety and maintain national register for the plant variety। तो एक तरीके से बताया जा रहा है इस एक्ट के अंदर जो अथॉरिटीज है उनके काम क्या क्या होंगे। उनके काम ये होंगे कि वो एक तरीके से जो न्यू वेराइटीज हैं वो कौन कौन सी हैं उनको रजिस्टर करें, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है जिनको EXTANT जो मैंने अभी यहाँ पे टिक भी किया है, ये एक्सटेंट जो वेराइटीज हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, अब फार्मर ने उनके अंदर कुछ नए चेंजेस किए हैं उनको रजिस्टर करें। फिर वो ये भी देखें कि आपको याद होगा हमने आई थिंक बहुत एक्सटेंसिवली डिस्कस किया है जितना रिक्वायर्ड है, कंपलसरी लाइसेंस करके एक टर्म होती है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको यहाँ पे याद भी दिलाऊंगा बिकॉज यहाँ पे वर्ड लिखा है। तो कंपलसरी लाइसेंस के प्रोविजन के बारे में उस अथॉरिटी को ध्यान में रखना है, उस अथॉरिटी को स्टैट्स कलेक्ट करने हैं। स्टैट्स आप जानते हैं कि कौन सी वेराइटी जो है वो कितनी क्वांटिटी में हमारी कंट्री में अवेलेबल है, कौन से रीजन में सबसे ज्यादा है, किसके नाम पे सबसे ज्यादा है, कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है,
पब्लिक है चाहे प्राइवेट है, जिसने इस एक्ट को एनकरेज करने के लिए, बेटर करने के लिए कितने स्टेप्स लिए हैं, ये सब चीजों का डेटा एक तरीके से इकट्ठा करा जाएगा, इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन रखी जाएगी। जहां तक कंपलसरी लाइसेंस की बात आती है, ये बात मैं एक बार यहाँ पे ऑल्दो मैं समझा चुका हूँ इन टर्म्स ऑफ दी आई सपोज कॉपीराइट, इन टर्म्स ऑफ द पेटेंट एक्ट, बट फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ, बिकॉज इसके फिर अभी तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कंपलसरी लाइसेंस और समझा भी रहा हूँ, बट जैसे जैसे हम थोड़ा और नीचे जाएंगे, बार बार कंपलसरी लाइसेंस के बारे में बात होगी, तो उस समय आपको यही एक्सप्लेनेशन देखनी होगी। तो मैं स्किप पूरा नहीं कराना चाहता, इसलिए थोड़ी सी बात मैं यहाँ पे आपसे करना चाहता हूँ इस चीज को लेके। तो कंपलसरी लाइसेंस बेसिकली क्या है, अगर मुझे ये समझाना है, सो मे बी मैं ऐसे कहूँ, थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा, सो मैं इस तरीके से कह सकता हूँ कि मान लीजिए देयर इज अ पर्टिकुलर फार्मर, जिसका नाम फार्मर रख देते हैं हम लोग, उन्होंने एक नई वैरायटी ऑफ प्लांट डेवलप किया है, सो न्यू प्लांट वैरायटी डेवलप किया है। अब जैसे कि हम अभी तक पढ़ते आए हैं, जितना अभी तक हमें समझ में आया ऑलमोस्ट 35 मिनट्स के अंदर, कि जो प्लांट वैरायटी आपने डेवलप करी है, दैट एक्चुअली शुड बी यूटिलाइज्ड फॉर टू पर्पस। पहला कि फार्मर को एक तरीके से प्रोटेक्शन मिले, और दूसरा ये कि उस फार्मर जो फार्मर है जिसने नई प्लांट वैरायटी डेवलप करी है, तो पहला क्या है भाई, फार्मर को एक तरीके से रिवॉर्ड मिले, क्रिएटिविटी उसने करा है तो उसको रिवॉर्ड मिले, उसको रजिस्ट्रेशन और प्रोटेक्शन मिले एक समय के लिए। दूसरा ऑब्जेक्टिव एक्ट का क्या है कि जो फार्मर ने नई प्लांट वैरायटी बनाई है, उस नई प्लांट वैरायटी का यूज करके जो फार्मर है वो कुछ नया करके दिखाए, वो कुछ नई सीड डेवलप करे, कुछ नया प्रोडक्शन करके दिखाए, जिससे कि पूरी की पूरी जो कंट्री है, इकोनॉमी है, उसके अंदर जो प्लांट वैरायटी से रिलेटेड चीजें हैं उनमें डेफिनेटली इजाफा हो, इंक्रीज हो, नए जो प्रोडक्ट्स हैं वो डेवलप हो पाए। ये दो इसके ऑब्जेक्टिव है। अब जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कंपलसरी लाइसेंस, तो या तो फार्मर खुद यूज करे उस नई प्लांट वैरायटी को, या फिर वो क्या करे, फार्मर जो है खुद ना यूज करके किसी और इंडिविजुअल को जिसका नाम एक्स है, उसको फार्मर ये राइट दे दे या प्लांट वैरायटी दे दे कि भाई मैं तो, फार्मर कह रहा है मैं तो यूज नहीं कर रहा, बट मैं अपना राइट किसको असाइन कर रहा हूँ, एक्स को असाइन कर रहा हूँ, और एक्स इस प्लांट वैरायटी के यूज करके नए एक तरीके से प्रोडक्ट्स बनाएगा और मार्केट में बेचेगा। इसके बदले जो एक्स है वो फार्मर को कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी देगा, दैट कैन बी कॉल्ड एज रॉयल्टी। तो ये तो जनरल प्रोसेस है असाइनमेंट का। अब सर आप पूछ सकते हैं कि सर अब कंपलसरी लाइसेंस क्या है, तो ये एक बेसिक है, इसके बाद ही कंपलसरी लाइसेंस आएगा। तो ये अगर ऐसा हो जाए तो अच्छी बात है, बात कोई डिस्प्यूट ही नहीं। पर इफ अगर जो फार्मर है वो एक तरीके से ना इस नई प्लांट वैरायटी जो उसने बनाई है, ना इसको यूज करके खुद प्रोडक्ट्स बना रहा है, तो ना तो नई प्लांट वैरायटी यूज करके फार्मर खुद प्रोडक्ट्स बना रहा है, और ना ही इस जो प्लांट वैरायटी है उसको यूज करने का राइट किसी और को दे रहा है। तो ना तो खुद बना रहा है, ना किसी और को यूज करने के लिए दे रहा है। और ये जो प्लांट वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है। तो कोई भी क्या कर सकता है, लाइक यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक्स, चलिए कोई भी थर्ड पार्टी मान लीजिए वाई जो है, पहले फार्मर से बात कर सकता है कि भाई फार्मर जो तुमने प्लांट वैरायटी बनाई है, या तो तुम उसको यूज कर लो या मुझे यूज करने के लिए दे दो। वाई कह रहा है मुझे यूज करने के लिए दे दो, और अगर फार्मर वाई को यूज करने के लिए देगा तो वाई कह रहा है वो फार्मर को जो भी रॉयल्टी रीजनेबल बनती है वो पे करेगा। बट फार्मर ना खुद यूज कर रहा है ना किसी और को यूज करने के लिए दे रहा है, तो वाई क्या करेगा, जो अथॉरिटी है जो इस एक्ट के बेसिस पे बनाई गई, जो अभी हमने बात भी करी थी, उसके पास जाएगा और वहां पे अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेगा। उस एप्लीकेशन की सुनवाई होगी। अगर अथॉरिटी को ऐसा लगता है कि फार्मर ना खुद यूज कर रहा है ना किसी और को यूज करने दे रहा है, और इससे नुकसान हो रहा है एज इन जनरल कम्युनिटी का, तो वो क्या कर सकती है अथॉरिटी, इस फार्मर से जबरदस्ती, क्योंकि नाम ही क्या है कंपलसरी, वॉलंटरी नहीं है, कंपलसरी, जबरदस्ती इस फार्मर से उसका प्लांट वैरायटी का राइट ले सकती है। और ये राइट किसको ट्रांसफर कर देगी, वाई को, जेड को, जिसने भी ये एप्लीकेशन उस अथॉरिटी के पास लगाई है। और डेफिनेटली जो रॉयल्टी का अमाउंट है, जो भी अथॉरिटी होगी वो डिटरमाइन करेगी, और जो पर्सन है वाई या जिसके भी नाम पे ये अब प्लांट एंड वैरायटी यूज करने का राइट दिया जा रहा है, तो वो इंडिविजुअल जो होगा फार्मर को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एज इन रॉयल्टी के फॉर्म पे, जो कि उस अथॉरिटी से तय होगा जो एक्ट के अंदर बनाई गई है, वो पे कर दिया जाएगा। आई होप आप मेरी बात समझे होगे। तो दिस इज हाउ कंपलसरी लाइसेंस एक्चुअली वर्क। अब कंपलसरी लाइसेंस किस चीज का होना है, किस चीज का नहीं होना है, ये भी वो जो अथॉरिटीज एक्ट के अंदर बनाई गई है वो तय करेगी, और उसके बेसिस पे डिटरमाइन होगा कि ये मिलना है या फिर नहीं मिलना। फिर उसी को लेते हुए लिखा था, द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिंगिंग इनटू इफेक्ट, एनफोर्स एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर राइट can be seen in the way that it has influenced the seed industry in India. The protection of plant variety and farmer right has so far received application for registration of plant varieties in thousands of numbers, and out of such huge numbers of applicants, many have been granted the certificate of registration, जिसको यहाँ पे COR भी कहा गया है. Therefore, it is evident that the purpose of the act is very well realized. According to some analysis, it was found that the farmer variety
form 20% of all the application received. Further, crop-wise analysis of the issue of COR revealed that cereals such as example के तौर पे rice, wheat ये सब दिया हुआ है, and cotton along with a few pulses form 90% of the varieties which were granted COR. So एक तरीके से अगर आप देखिए कि ऐसा नहीं है कि ये एक्ट जो है डेफिनेटली इसको आने में थोड़ी सी देर हुई है, बट हमने ऊपर पढ़ा भी कि इंडिया इज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड. अगर 200 कंट्रीज इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं और हैं इतनी, तो उनमें से 199 कंट्रीज जो है वो इसके बारे में अभी कोई लॉ नहीं ला पाई हैं या इन प्रोसेस में है. जब ये बुक प्रिंट हुई एटलीस्ट तब तक, तो इंडिया जो है वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री बना है इस चीज को लाने के लिए. और आई थिंक उसी चीज को लेते हुए बताया जा रहा है कि जब ये एक्ट आया, भले थोड़ी देर हुई, बट इसका मतलब ये नहीं निकालना चाहिए कि किसी को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है. बताया जा रहा है काफी सारी नंबर्स नहीं मेंशन है, काफी सारी एप्लीकेशन, ये वर्ड जब यूज किया है मेनी एप्लीकेशन, इसका मतलब डेफिनेटली काफी ज्यादा है. थाउजेंड्स में लिखा है, थाउजेंड्स मतलब डेफिनेटली 1 लाख से कम है, वो 90,000 भी हो सकते हैं, 80 भी 10,000 भी हो सकती है. तो कहीं ज्यादा एप्लीकेशन यहाँ पे फाइल करी जा रही है और दिन ब दिन ये जो कैलकुलेशन है ये बढ़ती ही जा रही है और ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में अवेयर हो रहे हैं. और बताया ये भी जा रहा है कि जो प्लांट वैरायटी से रिलेटेड चीजें हैं उनमें बहुत सारे एरियाज में ऑलरेडी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी इशू कर दिया गया है. आगे हम पढ़ेंगे. एक यहाँ पे दिक्कत जो है आ रही है वो ये सब तो ठीक है कि लोग अवेयर हो रहे हैं, रजिस्ट्रेशन मिल रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, एक तरीके से उनको इंसेंटिवाइज किया जा रहा है, एनकरेज किया जा रहा है कुछ नया कर पाए. ये सब तो एक पॉजिटिव साइड है, बट द फ्लिप साइड इज कि जनरली जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी ग्रोथ इस एक्ट को लेके ज्यादा तेज हो रही है, जबकि पब्लिकली गवर्नमेंट जो सेक्टर है वो यहाँ पे उतनी तेज ग्रोथ नहीं कर पा रहा है. चाहे वो R&D की कमी हो, चाहे कोई और रिसोर्सेज की कमी हो, ये हम नीचे पढ़ेंगे, बट दैट इज डेफिनेटली द पॉइंट. यही लिखा है कि पब्लिक सेक्टर contributed for 83% of the total COR issued in all categories, but in the case of new varieties, private sector dominated with a share of almost 90%. तो जहां पे ऐसी वैरायटीज के बारे में बात करी जा रही है, याद है ऊपर हमने एक वर्ड यूज किया था, एक ऐसी वैरायटीज जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, जिसको मैंने यहाँ पे टिक भी किया हुआ है, अब मैं इसको हाईलाइट भी कर रहा हूँ. एक्सटेंड मतलब वो वैरायटीज जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, बस आप उसको एक तरीके से थोड़ा चेंज करके दोबारा से लेके आ रहे हैं. तो उस तरीके से बात करी जाए तो पब्लिक सेक्टर उस कैटेगरी में आगे है जहां पे थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं, बट जहां पे जीरो से कोई वैरायटी या सीड डेवलप करनी है, जिसको आप न्यू वैरायटीज भी कह सकते हैं, बताया जा रहा है उसके अंदर 90% जो है रजिस्ट्रेशन है वो प्राइवेट सेक्टर के नाम पे है. फॉर इंस्टेंस 2 प्राइवेट सीड कंपनी, नेमली यहाँ पे दिया हुआ है Monsanto India Limited and Myco together contribute 16 new varieties out of 34 varieties being granted COR. Maize and cotton together contribute for 66% of the new variety being granted COR. The widespread gap between the public and private sector seed company in the development of innovation, new varieties, and getting plant variety protecting is alarming. Therefore, it is felt that the public sector seed industry need to be revitalized to address the present day challenge of competitiveness in R&D, market access, efficient technology transfer. तो एक तरीके से जिस तरीके जो मैंने बात आपसे पहले करी भी, जिस तरीके से एक गैप था और आने वाले दिनों में बढ़ता ही जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर आगे निकलता जा रहा है और पब्लिक जो सेक्टर है वो पीछे था और पीछे होता जा रहा है. तो उस तरीके से यहाँ पे डेफिनेटली अब जरूरत है कि पब्लिक सेक्टर की जो खामियां हैं, जो वीकनेस है, उनको देखा जाए. क्या वो रिसोर्सेज में उनको कमी है? क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है तो रिसोर्सेज की कमी है. तो क्या स्किल्स लोगों की कमी है वहां पे अच्छे साइंटिस्ट नहीं है जो एग्रीकल्चर फील्ड में काम करते हो? ये सब क्वेश्चन डेफिनेटली हमारे सामने है, जिसका आंसर जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे क्लैरिटी हमें आती जाएगी. बट डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम. उसी के बाद लिखा है एनफोर्समेंट ऑफ लीगल प्रोटेक्शन फॉर इनोवेशन इन प्लांट ब्रीडिंग बाय द प्लांट ब्रीडर्स एंड ट्रेडिशनल फार्मिंग कम्युनिटीज इन प्रोड्यूसिंग सूटेबल वैरायटीज, प्रोड्यूसिंग फूड, फॉडर, फाइबर, फ्यूल एंड अदर कमोडिटीज, provide an incentive for carrying out research, promote it and regulate use of plant genetic resources. In the year 1990 itself, the World Bank has reported the existence of massive evidence that appropriate legal protection acted as an incentive to promote the research. According to United Nations, so ये UNCTAD, ये जो लिखा है UNCTAD, उसकी फुल फॉर्म है जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, बिकॉज फुल फॉर्म भी एट टाइम्स हमें काम करेंगे लिखने के लिए. यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये तो सीधी फुल फॉर्म है. यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड ए फॉर एंड डेवलपमेंट. तो एक तरीके से अगर हम यहाँ पे समझने की कोशिश करें कि लिखा गया, तो यही बताया जा रहा है कि अलग अलग जो रिसर्च कंडक्ट हुए हैं, यहाँ पे हम स्पेसिफिक फोकस इस पैराग्राफ में प्लांट वैरायटी के ऊपर ना करके इन जेनरिक कर रहे हैं.
बताया जा रहा है कि रिसर्च जो है वो पहले से काफी गुना बढ़ चुका है, और जितना ज्यादा अब रिसर्च बढ़ रहा है उतने ज्यादा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के तौर पे जो एप्लीकेशन हैं, जो रजिस्ट्रेशन है, वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और एक तरीके से अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो हमने पूरी की पूरी बुक, क्योंकि देखिए इसी के बारे में हर बार अलग अलग तरीके से हम हर चैप्टर के फोकस के हिसाब से बात कर रहे हैं, बट आपने अगर याद हो, मर्जर्स है, अमलगमेशन है, एक्विजिशन है, जो भी और कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के अंदर टर्म यूज करते हैं, उसके अंदर बाकी चीजों से इंपॉर्टेंट, या आप कह दीजिए बाकी चीजों के बराबर ही एक और चीज भी है जो आप एक तरीके से काउंट होने लगी, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। चाहे फिर वो पेटेंट के फॉर्म में हो या किसी और फॉर्म में हो, वो भी एक इंपॉर्टेंट कंसिडरेबल फैक्टर बनने लगा है कि क्यों कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग या मर्जर्स वगैरह किए जाते हैं। तो यही बात यहाँ पे भी लिखी गई है। इसी चीज को फर्दर समझाते हुए लिखा गया, इट हैज बीन reported that market access, intellectual property right and regulatory review process are the three factors identified by the industry resources as important to innovation in biotech seed. So तीन factors हैं। सबसे पहला market access, intellectual property right and regulatory review. Market access इसलिए because in the end of the day ये सामान हमें कहीं ना कहीं जाके तो बेचना होगा, मार्केट तो होनी चाहिए ना उस सामान की। आप देखिए कोई भी सामान बना लीजिए और